गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉनेटरी सैलरी। इसका मतलब होता है कि जब कभी किसी भी कंपनी में या किसी भी सरकारी संस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसे एक महीने के हिसाब से या 15 दिन के हिसाब से या एक सप्ताह के हिसाब से उसे एक निश्चित वेतन मिलता है। और जो वेतन मिलता है वह नियोक्ता और जो कर्मचारी होता है उन दोनों के बीच में जो भी कमिटमेंट होता है या जो भी अनुबंध होता है उसके अनुसार उसे वेतन मिलता है। तो मॉनेटरी सैलरी या मौद्रिक वेतन में सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का अर्थ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कर्मचारी को जब किसी कंपनी के द्वारा या सरकारी संस्था के किसी एम्प्लॉय को सरकारी संस्था के द्वारा प्रत्येक महीने के अंत में जो सैलरी दी जाती है किसी समझौते के अंतर्गत, तो उसे हम मूल वेतन कहते हैं। इस मूल वेतन के अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारी को किसी प्रकार के भत्ते भी मिल सकते हैं। तो हम ये कहें कि मूल वेतन का निर्धारण करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उनमें सबसे पहला है ग्रेड पे को हिंदी में वेतनमान कहते हैं या जिसे पे स्केल भी कह सकते हैं। तो वेतनमान का अर्थ होता है कि जब कभी किसी भी व्यक्ति की नौकरी लगती है तो प्रथम दिन या प्रथम वर्ष उसको कितना वेतन मिलेगा और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। तो जितनी बढ़ोतरी होती है उसको ही वेतनमान कहते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ष जब वह नियुक्त हुआ है तो उसे सैलरी मिलनी है 15,000 रुपये, और 15,000 के बाद में अगर वह कंटिन्यू उस कंपनी में काम कर रहा है और प्रत्येक वर्ष उसको 400 रुपये या 500 रुपये बढ़ के मिलते हैं तो उसे वेतनमान कहते हैं, अर्थात बढ़ोतरी कहते हैं। तो वेतनमान का अर्थ होता है कि जब कभी कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में कार्य करने जाता है या सरकारी संस्था में कोई कार्य करने जाता है तो वेतनमान इस प्रकार से होगा 15,000-500-19,000-1,000-23,000। तो जब कभी इस प्रकार का वेतनमान होता है तो 15,000-500-19,000, तो कहने का मतलब है कि पहले वर्ष उसको 15,000 मिलेंगे, दूसरे वर्ष 15,500 मिलेंगे, तीसरे वर्ष 16,000 मिलेंगे, क्योंकि 15,500 हो चुके हैं, तीसरे वर्ष में उसको 16,000 मिलेंगे। और 500 रुपये बढ़ के इसके जब तक 19,000 नहीं हो जाते हैं प्रत्येक वर्ष उसे 500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि 19,000 के बाद में -1,000-23,000, तो प्रत्येक वर्ष 19,000 होने के बाद में प्रत्येक वर्ष उसको 1,000 रुपये और बढ़ के मिलेंगे, और जब ये तब तक मिलेंगे जब तक कि उसकी सैलरी 23,000 रुपये नहीं होती है। तो ये इसके मूल वेतन और वेतनमान का अर्थ होता है। अब ये जो वेतनमान होता है ये प्रत्येक वर्ष में एक बार ही मिलता है और उसी तिथि को मिलता है जिस तिथि से पहले वर्ष उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी 1 जनवरी को लगी है तो 1 जनवरी 2015 को लगी है तो 15 के बाद में 1 जनवरी 2016 को ही उसको वेतनमान नया मिलेगा। अर्थात पहले वर्ष अगर उसको 15,000 मिल रहे हैं तो दूसरे वर्ष उसको 15,500 मिलेंगे, तीसरे वर्ष उसको 16,000 मिलेंगे, चौथे वर्ष उसको 16,500 मिलेंगे। इस तरीके से वह 500 रुपये बढ़ते जाएंगे और इसी को वेतनमान कहते हैं। इसमें हम एक बात और कहें कि यदि कभी कभी नियोक्ता के द्वारा किसी कुशल व्यक्ति को देखा जाता है या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को देखा जाता है तो जो कंपनी के वेतनमान निश्चित हैं, जैसे मैंने अभी बताया 15,000-500-19,000, तो चाहे तो एम्प्लॉयर जो है वह 15,000 से शुरू ना करके उसकी 17,000 रुपये से भी सैलरी शुरू कर सकता है। तो प्रथम वर्ष उसको 17,000 मिलेंगे, फिर उसमें 500 जोड़ते जाएंगे प्रत्येक वर्ष। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति आता है काम करने के लिए या नौकरी में, तो पहले वर्ष उसको 17,000 मिले, दूसरे वर्ष उसको 17,500 मिलेंगे, तीसरे वर्ष उसको 18,000 मिलेंगे, फिर 18,500 मिलेंगे, फिर 19,000 मिलेंगे। और 19,000 के बाद में हमारा जो पे ग्रेड है वह हम 1,000 मान लेते हैं, तो 19,000 के बाद में उसको सीधे 20,000। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। इसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन आयोग के द्वारा भी कुछ वृद्धि मिलती है जिसे ग्रेड पे कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ष की जुलाई
जुलाई में 3% बढ़ाए जाते हैं। और ये जो 3% बढ़ाया जाएगा वह वेतनमान के अनुसार वेतन और ग्रेड पे जो भी होगा उसके 3% के बराबर हर वर्ष बढ़ाया जाएगा। और निश्चित रूप से ये भी वर्ष में एक बार बढ़ाया जाएगा और जुलाई के अंतर्गत बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग अपने सामने आ रहा है कि व्हेन सैलरी बिकम ड्यू, मतलब सैलरी आपकी कब ड्यू हो जाती है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये दिया जाता है कि 1 मार्च से 28 फरवरी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च की डेट मानी जाती है। इसके अंतर्गत एक बात और हम कहें कि जितना भी सैलरी है उसमें बोनस भत्ते आदि की वृद्धि भी समय समय पर होती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपके सामने लिखा है बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज माना वेतन को कर योग्य बनाने के लिए 2 आधार माने जाते हैं, एक तो वास्तव में रिसिप्ट हुई हो और दूसरी ड्यू हुई हो। तो जब रिसिप्ट होती है वह तो निश्चित रूप से गत वर्ष में कर योग्य है ही है, और इसी प्रकार से ड्यू भी हो गई है लेकिन हमें हाथ में नहीं मिली है तो भी हम उसको वेतन में शामिल कर सकते। किसी एक आधार पर वेतन को एक बार कर योग्य मान लिया जाता है तो दूसरे आधार पर गठित उसे वेतन में पुनः शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि एक बार फिर समझा रही हूँ कि जो सैलरी रिसीव है वह तो गत वर्ष में कर योग्य है ही है, और जो एक्रूड सैलरी है वह गत वर्ष में अगर प्राप्त नहीं भी हुई है तो उसे सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि हम इसके संबंध में टैक्स अभी चुका रहे हैं या नहीं चुका रहे, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। इसके इन दोनों पॉइंटों को हम एक अगले पॉइंट से समझ सकते हैं, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति अपने गत वर्ष में ही किसी समय किसी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए एडवांस सैलरी लेता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी को 5 महीने की एडवांस सैलरी ली है, तो जनवरी फरवरी मार्च वह तो इसी गत वर्ष में आएगा तो वह प्राप्त वेतन कहलाएगा। लेकिन मार्च और अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च ये तो गत वर्ष में ही आएगा और वह प्राप्त वेतन में ही कहलाएगा। लेकिन अप्रैल और मई ये 2 महीने होंगे वह दूसरे आधार पर आ जाएगा जिसको हम एक्रूड सैलरी कहते हैं। तो इस प्रकार से सैलरी जो मिली है हमें, जो अग्रिम वेतन प्राप्त हुआ है अगर हमने गत वर्ष में ही प्राप्त कर लिया, जो कि मिलना हमको वास्तव में अगले साल था, अप्रैल और मई, क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर जो इनकम टैक्स का वह 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो हमने तो एडवांस सैलरी ली है, लेकिन एडवांस सैलरी अगर हमने गत वर्ष में ही ले ली है तो ऐसी स्थिति में इस गत वर्ष में ही हमको इसका टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। फिर हम अगले वर्ष जब दूसरा वर्ष आएगा उसमें इन 2 महीनों की सैलरी का टैक्स नहीं चुकाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग आता है एरियर ऑफ सैलरी। इसका कहने का मीनिंग है कि वेतन की बकाया। यदि हमारी किसी कंपनी में वेतन का बकाया हो जाता है या हमें गत वर्ष में वेतन प्राप्त नहीं होता है तो जिस वर्ष में हमें वेतन प्राप्त होता है उसी वर्ष में उसे कर योग्य मान लेते हैं। थैंक यू। बन गया, कुछ तो हासिल हुआ। फिर आप उसका फोटो नहीं डालते क्या? फोटो डालती हूँ ना, देख मैं ऐसे बनाती हूँ। ये आज मैंने इतने से नोट्स दिए, इस नोट्स को ये समझाते गए। बाकी किताब में से पढ़ेंगे हो तो किताब में तो बहुत डिटेल है। परसों मैंने ना यहाँ से शुरू किया था और शायद 10 पॉइंट ही हुए और 17 मिनट का हो गया। तो एक्सप्लेन किया ना तो हाँ, फिर ऐसे एक्सप्लेन करती। अब क्या पता नहीं क्या सही जा रहा है नहीं जा रहा है, देख के जाएंगे। जब तक देख ही नहीं रहा सब सही है। नहीं, पर कहीं कभी एक्सपर्टों ने देख लिया तो हम तो अब सीख रहे हैं ना, करते रहना मैंने। हाँ, चलो अब खाना खा लेते हैं। क्यों सर आके बैठ जाते बात ही तो सर ये भी समझोगे मैडम वीडियो बना रही है वापस कुर्ती निकाल रही है। मैडम टाइट तो नहीं है, मेरे को ये लग रहा है तो चिल्लाएंगे। नहीं तो घर जाके पहन के देखना ना। नहीं टाइट कहाँ है, नहीं लग रही टाइट। नहीं रिटर्न में तो होता है ना। अब रिटर्न माता पर कौन करा?
मेरी बेटी कर लेगी, चलो मेरे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। उसमें बिल्कुल मार्जिन भी नहीं होता, देखिए नहीं होता उसमें। इसके ऊपर ही डाल के देखो, है ना। डाल दो, कोई नहीं देख रहा है। इसमें दीमक आ गई वापस से, हम्म दीमक वापस आ गई इसके अंदर।